हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज कैंसर। ये नीट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज कॉल्ड कैंसर। अब देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा। पहला पॉइंट लिखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ड्रेडेड मतलब मोस्ट फियर डिजीज है। कैंसर सुनते ही आदमी मतलब सब होप खो देता है लाइफ के। ठीक है, तो पहला पॉइंट वो है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मिलियंस ऑफ इंडियंस कैंसर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब इन द शॉर्ट दे गेट कैंसर एवरी ईयर। एंड उसमें से भी मैक्सिमम लोग की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है एंड देयर इज नो क्योर फॉर नाउ इन द लास्ट स्टेज स्पेशली। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं कैंसर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल के पास है, दैट इज loses contact inhibition। अब ये contact inhibition क्या है? inhibition इस प्रॉपर्टी की वजह से कैंसर सेल ग्रो हो पाते हैं, मल्टीप्लाई हो पाते हैं। देखो नॉर्मली तुम्हारा यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ये साइड में भी सेल है, ये भी ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो नॉर्मली जब ये दोनों सेल आमने सामने आ जाएंगे, मतलब इतना ग्रो के आसपास आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो सेल आपस में आके टकराएंगे। जैसे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, वहीं पे ग्रोथ रुक जाता है नॉर्मल सेल के केस में। बट कैंसर सेल के केस में क्या होता है, जब दो सेल टकराएंगे, यहाँ पे कांटेक्ट इनिबिशन हो जाना चाहिए था। कांटेक्ट मतलब जैसे ही कांटेक्ट में आ रहा है सेल, और इनिबिशन मतलब रुक जाना, तो ग्रोथ रुक जाना। बट कैंसर में ऐसा नहीं होता। कांटेक्ट इनिबिशन के बाद भी सेल ग्रो होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं। इसको ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। क्लियर? तो नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनिबिशन होता है, कैंसर में कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता। अब ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर भी दो टाइप का होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ट्यूमर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। एक है बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन, और एक है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। ठीक है, अब देखो बिनाइन जो है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जो बिनाइन ट्यूमर है, जैसे ये ट्यूमर बन गया, ये बिनाइन है, तो इस एरिया में जहाँ पे ये बना है वहीं पर ये लोकलाइज रहेगा, वहीं पे रुका रहेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, और ये उतना डैमेज भी नहीं कर पाता जितना कि जो दूसरा वाला है मैलिग्नेंट ट्यूमर करता है। तो बिनाइन ट्यूमर अगर पूछे कैंसरस है क्या, तो बिनाइन ट्यूमर इज नॉट दैट कैंसरस, इट इज नॉट दैट ट्रबलसम, वो डैमेज नहीं करता। ठीक है, मोस्टली अगर ये कोई वाइटल ऑर्गन के पास आ गया है बिनाइन ट्यूमर और ट्रेस करेगा उस ऑर्गन को, तो बात अलग है। ठीक है, बट मोस्टली benign tumors are not that harmless। अब बात कर लेते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसी को हम लोग कैंसरस सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग कैंसरस बोलते हैं, और इसी को हम लोग न्यूप्लेशिया भी बोलते हैं, न्यूप्लेशिया। ठीक है, न्यूप्लेशिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे ग्रो हुआ, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसके कुछ सेल टूट के ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगे, फिर वो किसी और ऑर्गन में जाएंगे, फिर वो वापस से वहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर वहाँ पे भी ट्यूमर कर देगा। तो ऐसे ही क्या कर सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, हर ऑर्गन तक स्प्रेड हो के ब्लड के थ्रू वहाँ पर जाके डिपॉजिट होगा, वहाँ पे वापस से अनकंट्रोल डिवीजन करा देगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो टाइप ऑफ ट्यूमर है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी को हम लोग कैंसरस सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूप्लेशिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये जो प्रॉपर्टी है स्प्रेड होने की, इसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। लिख देता हूँ यहाँ पे, मेटास्टेसिस। ठीक है, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली कैंसर में डेथ क्यों होता है। अब क्योंकि देखो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं रैपिडली, ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ है। ये कोई ग्रोथ बॉडी डिजायर नहीं कर रहा है कि मुझे ग्रो होना है। अब ये अनवांटेडली ग्रो हो गया है, ट्यूमर है। अब यहाँ पे तुम्हारा हेल्दी सेल है, अब यहाँ से ग्लूकोज आ रहा है, फूड, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि जहाँ पे एक्टिव डिवीजन होती है वहीं पे फूड चले जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारा चले जाएगा आपके ट्यूमर सेल के पास। ठीक है, और सारे न्यूट्रिशन को ये ले लेगा, तो ये जो नॉर्मल सेल है ये स्टार्व करके मर जाएगा। अब नॉर्मल सेल मरेगा तो पूरी बॉडी तो मरेगी, और साथ में ये ट्यूमर सेल भी मर जाएंगे एक टाइम के बाद। तो समझ में आ रहा है? तो कैंसर में डेथ होती है बिकॉज ऑफ स्टार्विंग ऑफ नॉर्मल सेल्स, ऑल द न्यूट्रिशन इज टेक अप बाय द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, दैट इज द कैंसरस सेल। अब मैं कॉज की बात कर लेता हूँ। तो कॉज की बात करें
कॉज की बात करें तो वी कैन थिंक ऑफ 3 कॉजेस, और जो ये कॉज है वो पहला है उसमें से, दैट इज द फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज बोल दूं या फिजिकल एजेंट बोल दूं, ठीक है। दूसरा है केमिकल एजेंट, तीसरा है तुम्हारा बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अब ये जो एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो ये कैंसर कर रहे हैं इसलिए इनको एक स्पेशल नाम भी दिया है। तो दिस एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस, सो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस, नोट कर लो। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, व्हाट आर फिजिकल एजेंट्स, व्हाट आर केमिकल एजेंट्स एंड व्हाट आर बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो अब देखो होता क्या है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल, इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजेन होता है, प्रोटो ऑन्कोजेन या फिर सी ऑन्कोजेन या फिर सेलुलर ऑन्कोजेन, समझ रहे हो, ऑन्कोजेन। अब जैसे ही ये कार्सिनोजेन आता है, ठीक है, कार्सिनोजेन, ये नॉर्मल सेल जिसके अंदर प्रोटो ऑन्कोजेन, सी ऑन्कोजेन या फिर सेलुलर ऑन्कोजेन था, मतलब वही जीन उसका, ये कार्सिनोजेन के कांटेक्ट में आते ही बन जाता है कैंसरस सेल, और जो इसके अंदर का जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन्कोजीन। तो सेल जब नॉर्मल से कैंसरस बनता है तो उसके अंदर के जो प्रोटो ऑन्कोजीन है या सी ऑन्कोजीन है या सेलुलर ऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, या फिर सरल भाषा में कहें तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाना एक नॉर्मल सेल का, क्लियर। और वो किसकी मदद से होगा? कार्सिनोजेंस की मदद से होगा, और वो 3 मैंने आपको बताए हैं। चलो एक एक करके उन तीनों को समझ लेते हैं। पहला है तुम्हारा फिजिकल कार्सिनोजेन या फिर फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल जो है उसमें तुम्हारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, एक है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। बेसिकली ये रेज है, रेडिएशंस है। जैसे आदमी रेडिएशन से एक्सपोज होगा उसके जो सेल के अंदर का प्रोटो ऑन्कोजेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑन्कोजीन में, और वो सेल नॉर्मल से कैंसरस बन जाएगा। तो ये जो रेडिएशंस है उसमें एग्जांपल है तुम्हारा एक्सरे है और गामा रे, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग का एग्जांपल है तुम्हारे पास यूवी रे, क्लियर। तो ये रेज उस सेल पर पड़ेंगी, उसके डीएनए को डैमेज करेंगी और उसको कन्वर्ट कर देंगी ऑन्कोजीन में, और सेल कन्वर्ट हो जाएगा कैंसरस सेल में, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला है तुम्हारे पास केमिकल। अब केमिकल में बेसिकली वही है तुम्हारे पास टोबैको स्मोक, मतलब वही सिगरेट करना, टोबैको स्मोक से क्या होगा, ये एक तरह का कार्सिनोजेन है। ये कोई इंजेस्ट तो नहीं, इनहेल कर रहा है, तो उसका जो सेल है उसके अंदर जो सी ऑन्कोजेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑन्कोजीन में, और वो नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैंसरस सेल में। तो केमिकल में तुम्हारे पास एग्जांपल है टोबैको स्मोक का, और इसकी वजह से ऑफकोर्स क्या होगा? लंग कैंसर, ठीक है। तीसरा जो है वो है तुम्हारे पास बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल में अब तुम बोलोगे बायोलॉजिकल में बेसिकली कुछ वायरसेस हैं जो क्या करेंगे, जो सी ऑन्कोजेन है या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, उन वायरसेस के पास कुछ ऑन्कोजेनिक मटेरियल होता है जिससे वो ये प्रोटो ऑन्कोजेन जो नॉर्मल सेल का है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजीन में, और जो तुम्हारा नॉर्मल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल से कैंसर सेल में। बट ये हो रहा है किसके वजह से? कुछ वायरसेस के। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वॉट्स करता है, या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस। इनके पास कुछ मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको
ऑन्कोजेनिक मटेरियल बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकंड, वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, मतलब जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, और ये जो वायरस है इनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, तुम्हारे वही नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली 3 कॉजेज थे जो उन्होंने कवर किया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की या फिर डायग्नोसिस की, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर या फिर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। बिकॉज कैंसर एक डेडली डिजीज है, इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करना या डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, बट मोस्टली पीपल लेटर स्टेज में पता चलता है उनको कैंसर है, तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। सो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी, एंड फिर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब है उस टिश्यू को स्लाइड बनाकर उसका माइक्रोस्कोप के अंदर में स्टडी करना, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना कि इसके अंदर ट्यूमर है या नहीं। और बायोप्सी का सिंपल सा मतलब है एक टिश्यू को बॉडी से निकाल लेना, जो भी पार्ट हमको लगता है सस्पेक्टेड है वहाँ कैंसर है, उस पार्ट का एक छोटा सा टिश्यू को निकालना, उसी को बायोप्सी कहते हैं। और उस टिश्यू को स्लाइड बनाकर उस टिश्यू को स्टेन करना, ठीक है, और फिर उस स्लाइड को स्टडी करना, उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। तो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं, मतलब बायोप्सी करके हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं, ब्लड का कर सकते हैं, ठीक है, और बोन मैरो का भी कर सकते हैं। बोन मैरो, रेड बोन मैरो स्पेशली, जो रेड बोन मैरो है वहीं पे तो सारे अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, ये सब कहाँ बनता है, प्लेटलेट, ये सब कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। अगर रेड बोन मैरो का कैंसर है तो हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब एक ऐसा कैंसर या फिर ब्लड कैंसर जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ रहा है मतलब बोन मैरो में वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग बायोप्सी करके उसका हिस्टोपैथोलॉजी करके टिश्यूज को स्टडी कर सकते हैं, ब्लड को स्टडी कर सकते हैं, बोन मैरो को स्टडी कर सकते हैं, सो दैट हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर पाए। ये तो हो गए मतलब कुछ चीज़ें, मतलब ये एक तरीका हो गया ब्लड और टिश्यूज को देखना। बट अगर कैंसर कोई डीप टिश्यू में है तो उस केस में हम बायोप्सी कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डीपर ऑर्गन्स में लोकेटेड है तो उस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है तुम्हारे पास रेडियोग्राफी है। अब रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, ये 2D इमेज देता है बॉडी का, 2 डायमेंशनल इमेज, ठीक है, 2D इमेज देता है बॉडी का। फिर दूसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, ये भी एक्सरे का इस्तेमाल करता है, बट इसमें 3D इमेज दिखता है, 3D इमेजिंग ऑफ द बॉडी। तो जो डीपर पार्ट में है जहां पे हम बायोप्सी नहीं कर पाएंगे वहां पे हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं। फिर एक और टेक्निक है जिसका नाम है MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग। इसमें हम लोग कोई भी एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि एक नॉन आयनाइजिंग है, और उसकी मदद से हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं। क्लियर, इसमें एक्सरे यूज हो रहा है, इसमें भी एक्सरे यूज हो रहा है। तो ये आयोनाइजिंग बेस्ड प्रिंसिपल पे है, ये नॉन आयोनाइजिंग बेस्ड प्रिंसिपल पे है। और ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब कैंसर डीपर टिश्यू में है जो बायोप्सी से पता नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर। और एक और तरीका है, दैट इज, ये तो हो गया 2 तरीके, एक सुपरफिशियल के लिए, एक डीप के लिए। अब एक और तरीका है स्पेशल एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी मतलब एंटीजन एंटीबॉडी सुने रहोगे ना। एंटीजन मतलब आपके सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, समझ लो ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। वैसे ही वायरस के सेल पे कुछ प्रोटीन होता है। तो वायरस जब तुम्हारे बॉडी में आता है, तुम्हारी बॉडी उसके एंटीजन को देखती है और बोलती है हमारा सेल नहीं है, क्योंकि ये हमारा एंटीजन नहीं है। तो उसके अगेंस्ट मारने के लिए क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है। क्या बना देती है, एंटीबॉडी। तो आपने सुना रहेगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बट अब स्पेशल एंटीबॉडी का मतलब क्या है, ये है नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल पे ये एक एंटीजन है, और ये है कैंसरस सेल। अब कैंसरस सेल के एंटीजन को हम लोग ऐसा ट्रायंगुलर बना देते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसा बना देते हैं यू शेप का। ये कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल का एंटीजन है। क्या है, एंटीजन। तो कैंसर सेल का एंटीजन अलग है,
तो हम लोग एक स्पेशल एंटीबॉडी को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे उस मतलब उस आदमी के या जो भी इंसान है जिसको हम लोग कैंसर सोच रहे हैं कि हो सकता है। तो उस एंटीबॉडी को उसके बॉडी में डाला जाएगा। अगर तो उसके अंदर कैंसर होगा तो ये एंटीबॉडी मान लेते हैं कुछ ऐसी दिखती है, ये स्पेशल एंटीबॉडी है, इसको कैंसर एंटीबॉडी बोल सकते हैं। ये एंटीबॉडी अंदर जाएगी, अगर उसके अंदर सारे सेल हेल्दी है तो ये कहीं पे भी एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगी और बाहर आ जाएगी बॉडी से। बट उसके अंदर कैंसर है, कैंसर के स्पेशल एंटीजन है, तो ये कैंसर की स्पेशल एंटीबॉडी उस एंटीजन पे जाकर बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और हम लोग स्कैनिंग के थ्रू डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो एंटीबॉडी जो स्पेशल एंटीबॉडी है वो अभी भी इंसान के अंदर है, मतलब उसको कैंसर है। तो ऐसे हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल एंटीबॉडीज। क्लियर। और लास्ट में दिया हुआ है कि हमारे जो कुछ ह्यूमंस हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे जीन पाए जा सकते हैं जो फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उनको कार्सिनोजन मिला। तो वैसे जीन को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से स्टडी करके पता कर लेंगे और उस ह्यूमन को बता देंगे कि भाई देखो आपके अंदर एक ऐसा जीन मिला है या फिर ऐसा डीएनए का पार्ट मिला है जो फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप कैंसर कॉजिंग एजेंट से दूर रहना, जैसे कि स्मोकिंग मत करना, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैंसर ऐसे कुछ जीन हो सकते हैं जो इंसान को क्या कर सकते हैं, ससेप्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान होगा जो 10 सिगरेट पी रहा है बट उसको कुछ नहीं हो रहा, बट ऐसा कोई भी हो सकता है जिसके अंदर वो स्पेशल जीन जो ससेप्टेबल है कैंसर कराने के, वो अगर उसके अंदर आ गया तो वो 1 सिगरेट भी पिएगा तो उसको कैंसर हो सकता है। तो ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे कि भाई कार्सिनोजेन से दूर रहना, कैंसर हो सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जीन मिला है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से। तो अभी लास्ट पार्ट बचा है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी कब करोगे, जब कैंसर इनिशियल स्टेज में है, उतना फैला नहीं है तो आप सर्जरी करके निकाल सकते हो। सेकेंड इज रेडिएशन। रेडिएशन मतलब डिफरेंट रेडिएशन का इस्तेमाल करके वो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को जो डीप अंदर चले गए हैं उनको आप रेडिएशन के थ्रू किल कर सकते हो। तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली ये रेडिएशन के साथ ही इस्तेमाल होता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो कीमोथेरेपी पे आप कुछ केमिकल इंट्रोड्यूस करते हो बॉडी में जो अल्टीमेटली कैंसर सेल अपने अंदर ले लेंगे और वो कैंसर सेल डिस्ट्रॉय होंगे। क्या दूसरे सेल उस केमिकल को अंदर नहीं ले सकते, नहीं। स्पेशल उस केमिकल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसको सिर्फ डिवाइडिंग सेल जो एकदम डिवाइडिंग सेल है जैसे कि ट्यूमर सेल है वही अंदर लेंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि हेयर फॉल हो सकता है, हेयर फॉल इसका साइड इफेक्ट है, और अनीमिया हो सकता है बिकॉज हेयर फॉल वाले मतलब हेयर के सेल भी जो है डिवाइडिंग सेल है, वो भी इस केमिकल को अपने अंदर ले लेते हैं और उसके वजह से हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके वजह से हेयर फॉल हो सकता है। और जनरली तुम्हारे बुक में बोल रहा है कि ये तीनों को कॉम्बिनेशन वे में यूज करते हैं, सर्जरी प्लस रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी, और कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेक्निक है जिसको इम्यूनोथेरेपी बोला गया है। इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली जो तुम्हारा कैंसर सेल है वो बॉडी से छुपता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम से छुप कर रहता है। तो उस केस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ऐसा लिखा हुआ है। उसका एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन। ये बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये जो अल्फा इंटरफेरॉन है ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा टू किल द जो ट्यूमर सेल्स है उनको मारने के लिए। सो बेसिकली ये 4 ट्रीटमेंट आपके सामने है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, तीनों कॉम्बिनेशन में यूज होता है। इनका एक साइड इफेक्ट है ये एनीमिया भी कराते हैं, एनीमिया, ठीक है। और इम्यूनोथेरेपी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बार वापस से देखो और अगला क्या लूँ मैं वीडियो में उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।